नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं देश के एक मेजर एमएसएमई सेंटर लुधियाना में। यहां पर बड़ी संख्या में स्मॉल बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं। तेज रफ्तार से बदल रहे कारोबार के डायनेमिक्स के बीच माइक्रो यूनिट्स कैसे आगे बढ़ें, वहीं जिस तरह से न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए मौके आ रहे हैं, उन्हें टैप करने के लिए कैसी रणनीति बनानी चाहिए, इन सब पर मंथन करने के लिए हमारे साथ लुधियाना के इंडस्ट्री लीडर्स मौजूद हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एससी रलन साहब, प्रेसिडेंट लुधियाना हैंड टूल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। उपकार सिंह आहूजा जी, प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग CICU, धन्यवाद सर। अजीत लाकरा साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं लुधियाना निटर्स एसोसिएशन, धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए लाकरा साहब। और साथ ही मौजूद हैं अमित जैन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर शिंगोरा टेक्सटाइल्स। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आहूजा साहब, बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और शुरुआत रॉ मटेरियल से करते हैं, जो कि एक बड़ा चैलेंज रहा स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इसमें बेतहाशा हम देख रहे थे, बढ़ोतरी हो रही थी और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से भी हमने देखा है चैलेंजेस और बढ़ गए थे। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने कई स्टेप्स उठाए हैं राहत देने के लिए, उनको आप ग्राउंड पर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो सरकार ने स्टेप उठाए हैं, ये हमारी एसोसिएशन की बड़ी देर से डिमांड थी कि एक तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज़ लगाई जाएं और डोमेस्टिक जो MSME हैं उनको मटेरियल प्रॉपर मिलना चाहिए। और वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, उन्होंने एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज़ लगाई हैं और जो इम्पोर्ट्स हैं उस पर रिलैक्सेशन दी है। इससे जो स्टील के प्राइसेस हैं वो डाउन आएंगे और कुछ हद तक डाउन आ गए हैं। मगर जो बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने हर महीने की 1 तारीख को वो अपने रेट्स निकालते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में रेट और कम आएंगे और इससे इंडस्ट्री ने चैन की सांस ली है। नहीं तो पता ही नहीं चलता था कि कल स्टील का क्या रेट रहेगा। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम है जो उससे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और प्राइस बेटर हो जाएगी। जी रलन साहब, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से जो स्टील के रॉ मटेरियल्स हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी को वेव किया गया है, आयरन ओर का जो हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी है ऑलमोस्ट 50% तक जिस तरह से उसमें इजाफा हुआ है। तो जैसे मेंशन कर रहे हैं, प्राइसेस एक तरफ और अवेलेबिलिटी, ये दोनों पहलुओं को आप ज़मीन पर कैसे देख रहे हैं? आयरन ओर सस्ती हो जाएगी क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने 45% सेस लगा दिया है। सेकेंडली, व्हेन द अवेलेबिलिटी इज़ मोर, द प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली गो डाउन। हालांकि कुछ सम ऑफ द मेजर स्टील मैन्युफैक्चरर्स दे हैव देयर ओन माइंस, बट इन द लाइट ऑफ द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ आयरन ओर, दे वर इंक्रीजिंग देयर स्टील प्राइसेस आल्सो। सेकेंडली, ये हुआ क्यों है? वो इसलिए हुआ कि यूक्रेन में यूरोप का बिगेस्ट स्टील प्लांट है, वो बंद होने से यूरोप में एकदम शॉर्टेज आ गई। तो यूरोप में शॉर्टेज आने की वजह से इमीडिएटली सारे कस्टमर जो वो इंडिया की तरफ भागे, क्योंकि चाइना से अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर सेस था, वो महंगा बिक रहा था। बाकी जो प्राइसेस बढ़ी हैं, ये मैं यहाँ कहना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, इट वाज द इंटरनेशनल ट्रेंड। ये इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, बट वी वर टेकिंग अप द इशू विद द गवर्नमेंट और विद द प्राइम मिनिस्टर कि द MSME इज़ माइक्रो इज़ बीइंग वॉश्ड अवे। वो मर रही थी, बंद हो रही थी। लाकरा साहब, आप हमें बता सकें, जैसे राहत इस फ्रंट पर आई है, हमने देखा है फ्यूल प्राइसेस के फ्रंट पर भी रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन ये जो माहौल है, ग्लोबल डेवलपमेंट जो है, इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो अनसर्टनिटीज़ हैं वो बिजनेसेस के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो ये ग्लोबल अनिश्चितताएं किस और दिखा रही हैं? आगे की राह कैसे दिख रही है? अभी जो रलन साहब ने बताया या उपकार जी ने बताया कि स्टील प्राइसेस कैसे बढ़ी और किस तरह गवर्नमेंट के एक्शन से वो कम आ रही हैं। बीइंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर, जिस तरह स्टील प्राइसेस अनयूजुअली ज़्यादा बढ़ी थी, इसी तरह हमारे कॉटन यार्न एंड कॉटन ब्लेंडेड यार्न में, टेक्सटाइल में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पिछले 1-1.5 साल में। और ये बियॉन्ड अवर कैपेसिटी था एक्सपोर्ट के लिए, इवन डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी। इतनी हाई प्राइसेस, इनपुट जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो अल्टीमेट प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है। तो जो इंटरनेशनल फैक्टर्स बाकी बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़े हैं वो टेक्सटाइल पे भी पड़ा।
अब डिमांड तो है, ये नहीं कि डिमांड ख़त्म हो गई है। रिसेशनरी इफ़ेक्ट थोड़ी देर के लिए आता है। आजकल जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी, इंटरेस्ट रेट थोड़े से बढ़े हैं और बढ़ने की संभावना है, लेकिन कोविड के इमीडिएटली बाद जब डिमांड एकदम बढ़ी तो सप्लाई लाइंस पूरी तरह उस कंपैटिबल नहीं थी, क्योंकि लोगों ने अपनी एक्सपेंशंस रोक दी थी, नए यूनिट्स नहीं आए थे, तो अचानक डिमांड जब बढ़ जाए तो मीटअप नहीं होती है। सेकेंडली, जो चाइना से जो यूरोप या अमेरिका बाई कर रहे थे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कई चीज़ें तो चाइना ने ही वो नीचे की बंद कर दी। प्लस ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस आल्सो many countries started looking for an alternative, and obviously the second best alternative is India only. रलन साहब, आप हमें बता सकें ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इंडिया को लेकर जो अभी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? से है मेरे हिसाब से अभी रिसेशन है, यूरोप में भी रिसेशन है, यूएसए में भी रिसेशन शुरू हो गया है, लेकिन इन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स there is still a glut of orders. There is a great opportunity for India to grow, to export more. क्योंकि वो प्रोडक्ट के लिए जैसे स्टील प्रोडक्ट्स हैं, स्टील प्रोडक्ट्स के एक दो आइटम छोड़ के स्टील प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बहुत हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ कि ड्यूरिंग द टाइम स्टील प्राइसेस वर गोइंग अप, बढ़ रही थी, तो लोगों ने 25% से 20 से 25% रेट बढ़ाए हैं। जितना इफेक्ट आ रहा था वो इंपोर्टर्स ने दिए हैं, क्योंकि वहाँ भी स्केर्सिटी थी आइटम्स की। तो अभी जब ये रेट कम होंगे, स्टील प्राइसेस के, रॉ मटेरियल के रेट कम होंगे, तो नेचुरली प्रोडक्ट के रेट भी कम होंगे, तो उससे एक बार फिर बूम आने वाला है हिंदुस्तान में। अमित जी, आप हमें बताएं, जब आप फॉरेन बायर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो किस तरह का इस माहौल में आपको फीडबैक मिल रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, एक्चुअली कैसा नज़रिया उनका है, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? आई एग्री विद द पैनल हियर कि डिमांड तो है मार्केट में, प्रॉब्लम सप्लाई साइड की है। चाइना से जियोपॉलिटिकली लोग मूव कर रहे हैं, उसका फ़ायदा इंडिया को भी हो रहा है और कुछ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को भी हो रहा है। मैं टेक्सटाइल का पर्सपेक्टिव लेके बोल रहा हूँ। इंडिया को डेफिनेटली हो रहा है। इंडिया की सिर्फ एक जो शॉर्टकमिंग अभी रह रही है, जो आई थिंक द गवर्नमेंट विल फुलफिल वेरी फास्ट, इज़ जो हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस। अभी आज की डेट में सिचुएशन ये ऑर्डर है पर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं है, या रॉ मटेरियल अगर है तो इट इज़ एट अ मच हायर प्राइस देन व्हाट इट शुड बी नॉर्मली। So the opportunities are definitely there. The buyers are looking at India. China +1 is a reality. China +1 is a reality. We need to be ready for it. Sustainability and compliances जो हमारी terminology में बोलते हैं. The Western world is today looking for facilities जो environmentally sustainable हैं, जो लेबर लॉज को फॉलो कर रही हैं। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे को करेक्ट करनी चाहिए हैं। हम लोग उससे पीछे हट जाते हैं, हम सोचते हैं उससे कॉस्ट बढ़ेगी। आई कैन टेल यू विद माय ओन एक्सपीरियंस, कॉस्ट बढ़ती नहीं है, कॉस्ट लॉन्ग टर्म में घट जाती है। और साहब, आप हमें PLI स्कीम के बारे में बता सकें, इसके क्या मायने हैं खासकर MSMEs के लिए? ये जो PLI स्कीम है वो बड़ी अच्छी स्कीम है, मगर वो MSME के लिए नहीं है, वो लार्ज इंडस्ट्री के लिए है। मगर उससे क्या है कि MSME को फर्दर एज सप्लायर बिजनेस मिलेगा। एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं इंडिया में वो अभी अप टू मार्क नहीं है। जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग है। अगर हमें चाइना का में कम्पीट करना चाइना से, तो हमारी कैपेसिटीज़ आप समझते हो कि 10% हैं अभी। और कैपेसिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए देखो, लार्ज इंडस्ट्री के लिए, EV के लिए PLI स्कीम आई है, इवन स्टील इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम आई है। MSME के लिए या तो डिवोटेड PLI चाहिए या उसके एट पार MSME को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो हमारा मेजर पॉइंट है कि यहाँ अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंडिया में कोई भी इक्विपमेंट फाइनेंस का या दूसरे फाइनेंस का, वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो दैट इज़ इन द ट्यून ऑफ यू कैन से 8 to 11%, वेयर एज इफ़ यू सी अदर कंट्रीज़ वहाँ पे 3-4% है।
बाकी जो इंडियन लोकल MSME है वो काफ़ी सक्षम है, मतलब दे कैन प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट कम्पिटिटिव प्राइसेस। क्योंकि अगर लुधियाना से ही देखें तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट है, 5 कंटेनर फ्रेट स्टेशन है और यहाँ के प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी इजीली एक्सेप्ट किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। MSME PLI की जो बात कर रहे हैं, मेरी पर्सनली आई हैव इंटरेक्टेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और मैं टेक्सटाइल्स का पर्सपेक्टिव लेके, सो दे हैव प्रॉमिस्ड दैट देयर इज अ मिनी PLI कमिंग फॉर MSME। तो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स फॉर अ मिनी PLI टू कम इन। प्रहलाद साहब, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs को लेकर जो इस समय स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति जिस तरह से है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जितनी जल्दी ये कर लें उतनी ही एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी। आजकल इंटरनेशनल मार्केट इज़ वेरी वेरी कम्पिटिटिव। 1-2% के रेट पे भी इधर उधर हो जाता है ऑर्डर, लेकिन 7-8% रेट कम हो जाए, किसी जगह ज़्यादा भी है, तो कस्टमर विल बी वेरी हैप्पी। रादर मोर एंड मोर कस्टमर्स विल बी कमिंग टू इंडिया आफ्टर द FTA इज साइंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हो गया, कनाडा से चल रहा है, UK से उन्होंने कहा है कि दिवाली तक हम कर लेंगे। तो वी वांट FTA विद द डेवलप्ड कंट्रीज़, वी डोंट वांट FTA। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जो FTA बांग्लादेश से हुआ है, दैट इज़ वन साइडेड। I don't know who was the architect of that FTA. If we are importing from Bangladesh, the duty is 0. If we are exporting to Bangladesh, there is a huge duty. So it has to be removed. We are already giving all the suggestions. लेकिन जो बांग्लादेश के साथ जो FTA हुआ है ना, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की खास तौर पे बात करता हूँ कि उसमें जो सिंथेटिक गारमेंट है मैन मेड फाइबर का, वो ड्यूटी फ्री आ रहा है इंडिया में। अब ऐसी चीज़ क्यों आए जो इंडिया में गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम बूस्ट कर रहे हैं और है भी बड़ी अच्छी चल रही, तो वी आर अनएबल टू कम्पीट देम, क्योंकि वो सिंथेटिक कपड़ा चाइना से कपड़ा लेंगे, गारमेंट बना के इंडिया में डंप कर देते हैं। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। आज हम मौजूद हैं लुधियाना में। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। आज हम मौजूद हैं लुधियाना में और मंथन कर रहे हैं यहाँ के इंडस्ट्री लीडर्स के साथ। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लाखरा साहब, अभी आप शुरुआत में मेंशन कर रहे थे कि आपको लगता है रेट्स और बढ़ सकते हैं थोड़े। अभी रेपो CRR में हमने देखा इजाफा हुआ है। आप वैसे बैंकिंग सेक्टर से किस तरह का सपोर्ट चाह रहे हैं MSMEs के लिए फिलहाल? अभी हम बैंक की बात करें, बैंक तो RBI के हिसाब से चलता है। मैं ये समझता हूँ कि जो कोविड का बैड इफ़ेक्ट हुआ, देयर वर सो मेनी थिंग्स जिससे इंडस्ट्री बिल्कुल स्टैगनेंट हो गई या डाउनग्रेड हो गई। अब जो सीन बन रहा है कि इंडस्ट्री इज़ कमिंग अप, चाहे इन्फ्लेशन है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए स्पेशली फॉर MSME मैं समझता हूँ कि रेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशनरी इफ़ेक्ट कंट्रोल करने के लिए उनके पास और मेयर्स हैं। बट इंडस्ट्री पे जब बोझ पड़ता है तो उसमें ओवरऑल कंट्री का नुकसान है। जो जैसे अभी रेलन साहब ने कहा कि 1-2% के लिए भी ऑर्डर इधर उधर हो जाते हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ेगा ओवरऑल, वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, हर चीज़ पे इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट आएगा। वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? इट गोज़ टू दी प्रोडक्ट एंड कस्टमर मे नॉट एक्सेप्ट इट। तो हमारे जो इंटरेस्ट रेट इंडिया के हैं, दे आर ऑन वेरी हाई साइड। तो मैं ये समझता हूँ, हमारी डिमांड है इंडस्ट्री की तरफ से कि अगर ये इन्फ्लेशनरी इफ़ेक्ट के कारण रेट बढ़ाना चाहते हैं तो इंडस्ट्री का रेट नहीं बढ़ना चाहिए। स्किलिंग की जहाँ तक बात है, फिर जब हम बात करें, नया दौर है, इंडस्ट्री 4.0 की भी बात हो रही है और नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्किलिंग पर किस तरह से माइक्रो यूनिट्स को सपोर्ट किया जाता है, अपग्रेडेशन के लिए, अपस्किलिंग के लिए, रीस्किलिंग के लिए?
स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, मगर प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने उस पर काफ़ी काम किया है, नो डाउट। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है उसमें। और जितने भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड है या जो बड़े बड़े हैं, हमें अभी भी जो स्किल्ड मैन पावर है वो नहीं मिल पा रही। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक शुरू किया था, मैंने देखा है जापान में, ताइवान में, उनके छोटे छोटे अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर वो इंडस्ट्री को कुछ यू कैन से सब्सिडाइज करते हैं ताकि वो अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑपरेट कर सकें। उससे क्या है, वो अपने लिए भी मैन पावर क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50% अपने लिए कर ली, 50% बाकी इंडस्ट्री के लिए कर ली। तो एक बड़ा अच्छा मॉडल है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने शुरू किया था मगर बीच में रोक दिया गया। और बाकी स्किल डेवलपमेंट में इंडस्ट्री को रेगुलर जो मॉडर्न स्किल टेक्निक्स हैं वो यूज़ करनी चाहिए। अभी भी जो हमारे ITI कॉलेजेस हैं या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो अप टू मार्क नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है हर रोज़ चेंज हो रही है। इवन जो CNC मशीन भी जो आजकल लेटेस्ट मशीन्स आ रही हैं उसके लिए ऑपरेटर नहीं मिलते, CMM है उनके लिए ऑपरेटर्स नहीं मिलते, टूल मेकिंग है उसके लिए ऑपरेटर्स नहीं मिलते। और ये दूसरी तरफ जो गांव में है यहाँ पे टैलेंट बहुत अवेलेबल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे इंडस्ट्री के साथ बैठ के डिस्कस करके और स्किल डेवलपमेंट की ऐसी स्कीम्स बनानी चाहिए जिसका रियल में इंडस्ट्री को बेनिफिट हो। अमित जी, आपके पास हम आएंगे। इस दौर में ब्रांडिंग की काफ़ी अहमियत है, जो कि MSMEs के लिए एक तरह से एक वीक लिंक रहा है। आप उस फ्रंट पर बता सकें कैसे वो आगे बढ़ें? आई थिंक ब्रांडिंग इज़ व्हेन आपका कस्टमर आपके पास वापस आके कहता है कि मेरे को वो प्रोडक्ट दोबारा चाहिए। यू हैव क्रिएटेड अ रेपुटेशन बेस्ड ऑन योर क्वालिटी, योर डिलीवरी, जो रलन साहब ने कहा, एंड योर वैल्यू, नॉट चीप प्राइस बट योर वैल्यू। जब आपने वो इस्टेब्लिश कर लिया और आपका कस्टमर वापस आ रहा है तो आप ब्रांड बन रहे हैं। आई थिंक एक तो सबसे पहले MSME को ये सोचना पड़ेगा कि ब्रांडिंग सिर्फ B2C नहीं होती, ब्रांडिंग B2B भी हो सकती है। आई कैन बी अ ब्रांड एज अ मैन्युफैक्चरर वेयर एवरीबडी कम्स टू मी टू गेट देयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। वंस दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर, our focus should be on building our own brand. As a country, India, we have been very late in building Made in India as a brand. Italy आज की डेट में Made in Italy के ब्रांड पे कुछ भी बिक जाता है, जो हम लोग पीछे रह गए हैं। वो कंट्री नहीं पीछे रही है, वो हम लोग पीछे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप पे कभी वैल्यू ही नहीं दी अपने आप को कि हम उस लेवल पे जा सकते हैं। सो ब्रांडिंग करने के लिए लुक एट योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ये बहुत लोग बोलते हैं USP क्या है? USP वो है जो और कोई ना कर सके फंडामेंटली। अब वो क्या है, वो हमारे को ढूंढना पड़ेगा कि क्या हम वो चीज़ स्पेशल करते हैं जो और हमारे साथ कंट्रीज़ नहीं कर सकती हैं और हमारे कंपेटिटर नहीं कर सकते हैं। द मिनट हमारे पास USP है, हमारे पास सर्विस डिलीवरी ऑप्टिमल है, हमारी क्वालिटी ऑप्टिमल है, वी बिकम अ ब्रांड। एंड आई believe branding is one of the most important things for India to grow forward, for MSMEs to grow forward. सर, चलते हुए एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। टाकरा साहब, आपसे शुरू करते हैं। GST को जिस तरह से अब 5 साल हो रहे हैं, इसमें एक तरफ हम देख रहे हैं GST कलेक्शन ऑल टाइम हाई पर है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? मैटिक रीज़न है कि कमोडिटी प्राइसेस बाय एंड लार्ज सारी बढ़ गई हैं 30, 40, 50% तक। तो नेचुरली वो जो टैक्स रेट 100 पे लगना था 150 या 140 पे लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू बढ़ जाती है। बट देर इज़ ए बूम इन बिजनेस ऑल्सो इन सर्टन सेक्टर्स, वेरी गुड। तो वो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन जो GST का ओवरऑल सिस्टम है उसमें अभी भी ग्लिचेस बहुत हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम आती है रिटर्न के टाइम पे या और चीज़ों। इस सिस्टम को इम्प्रूव होना, जो 5 साल में उन्होंने गारंटी किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। बट ओवरऑल GST हैज़ प्रूव टू बी ए वेरी गुड सिस्टम। उससे एवेजन ऑफ टैक्स का बहुत चेक हुआ है। लेकिन हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो इन्वर्टेड ड्यूटी का जो प्रॉब्लम है वो दैट स्टिल परसिस्टिंग। आई हैव हर्ड के भी काउंसिल उस पर वर्क कर रही है, शायद जून जुलाई में दे आर कमिंग विद सम सोल्यूशन, ताकि क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी में भी टैक्स ब्लॉक हो जाता है, हमारा क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि अगर परचेजेस हाई रेट की हैं, सेल्स लोअर रेट की है, तो वो पैसा फंस जाता है। अफजल साहब, जिस तरह से ये वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स रहा है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बड़ा स्टेप भी रहा, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कहा जा रहा था कि गुड एंड सिंपल टैक्स होगा, एक्चुअली उस फ्रंट पर आप क्या कहेंगे? हम टैक्स देने को तैयार हैं
और इसकी कॉम्प्लिकेशंस कम करनी चाहिए, ताकि जो हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, अगर इंडस्ट्रीज को हमारे पास और बहुत चैलेंजेस हैं। अगर आप देखें मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, एनवायरनमेंट, हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि हम इंडिया को इंडस्ट्री को आगे ले जा सके। जो टैक्स को कॉम्प्लिकेशंस है वो सरकार को कम करनी चाहिए। आपकी तरफ से फाइनल कमेंट लेंगे। बड़ा क्लियरली बिलीव करता हूँ यू कैन अप्रोच वन थिंग टू वेज, या वो 0 मार्क से शुरू करूँ या मैं 100 से शुरू करूँ। इफ़ द गवर्नमेंट बिलीव्स द इंडस्ट्रियलिस्ट टू बी ऑनेस्ट or they believe the industrialist to be a cheat, that defines how you implement a certain system. I think GST is fundamentally a very good system, no problem with that. But the approach that everybody is cheating the system and you keep on creating complications to solve that is wrong. You should believe that people are honest. You fix the system based on that. I promise you, majority of the people will automatically start becoming honest because the system will be simpler and easier. That is my. रलन साहब, आपकी तरफ से क्लास मैसेज MSMEs के लिए चलते चलते आप उनको क्या कहेंगे? MSME के लिए मैं ये चाहता हूँ, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि द लेटेस्ट मशीन्स की इंपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री कर दें। अभी EPCG स्कीम है और भी काफ़ी स्कीम्स हैं, DGFT की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत है। उसकी ऑब्लिगेशन और या उसकी कंप्लायंस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें जो एवरेज का चक्कर है, तो इसको सिंपलेस्ट करें, इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल कम कर दें फॉर द मॉडर्न मशीन्स, एटलीस्ट फॉर दोज मशीन्स विच आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया। इसी नोट पर हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। उपकार सिंह आहूजा साहब थैंक यू, अमित जैन साहब धन्यवाद, एसी रलन साहब थैंक यू सर, अजीत लाकड़ा जी आपका भी शुक्रिया। तो SME एक्सप्रेस ग्रोथ के फंडा के स्पेशल एडिशन में लुधियाना से अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे मुलाकात करेंगे एक और मेजर MSME सेंटर में। फिलहाल नमस्कार, गुड बाय।